तो आज का आपका टॉपिक है एंजाइम। बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री में यूनिट नंबर 5 में आपको दे रखा है एंजाइम। और एंजाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी बायोकेमिस्ट्री की यूनिट एक तरफ और एंजाइम जो है एक तरफ। एंजाइम से कम आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में। कभी 2 मार्क्स में, कभी 5 मार्क्स में, कभी 10 मार्क्स में। 10 मार्क्स में ज्यादातर, 5 मार्क्स में ज्यादातर आपको एंजाइम से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए एंजाइम को स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका लेक्चर है एंजाइम का, उसमें हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, नॉमेनक्लेचर एंड आईयूबी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इस लाइन से आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, कभी कभी 5 का भी। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको कहा, यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो एंजाइम को मैं आपको कहानी की फॉर्म में सुनाने वाला हूँ। कहानी सुनाऊंगा तो आपको ज्यादा याद रहेगा। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। और कहानी के लिए मुझे चाहिए एक ब्लैंक पेज। ओके, एंजाइम्स की कहानी है, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर एक साइंटिस्ट मैंने बनाया है जिसका नाम है जेम्स समनर। ये साइंटिस्ट है, इनका नाम है JS, जेम्स समनर। ऐसे याद रखो, समर का टाइम है, जेम्स खा रहे हैं, जेम्स समनर। ओके, और ये साइंटिस्ट ने 1926 में, कब की बात है, 1926 की कहानी है। 1926 ने जेम्स समनर ने एक एंजाइम को आइसोलेट किया था जिसका नाम है यूरियस। क्या नाम है? यूरियस नाम है। ये एक एंजाइम है जो कि आइसोलेट किया था जेम्स समनर ने। तो 1926 की बात है, जेम्स समनर ने आइसोलेट किया था एक एंजाइम जिसका नाम है यूरियस। आइसोलेट एंड क्रिस्टलाइज एन एंजाइम जिसका नाम है यूरियस। क्लियर है? ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया कि जेम्स समनर नाम का साइंटिस्ट था। इन्होंने 1926 में एक एंजाइम को आइसोलेट किया था जिसका नाम है यूरियस। ओके, ये इंफॉर्मेशन हमें क्लियर है। जेम्स समनर ने 1926 में एक एंजाइम को आइसोलेट किया था जिसका नाम है यूरियस। और इस एंजाइम को आइसोलेट करने के बाद इन्होंने कहा, इन्होंने इस एंजाइम को आइसोलेट किया और इन्होंने देखा कि इस एंजाइम में तो प्रोटीन ही प्रोटीन है। तो इन्होंने क्या कहा, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। ठीक है सर, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि जो जेम्स समनर नाम का साइंटिस्ट था, इन जेम्स समनर ने क्या करा था, 1926 में एक एंजाइम को आइसोलेट किया था जिसका नाम है यूरियस। ओके, यूरियस नाम का एंजाइम था। जब इन्होंने इसको देखा तो इन्हें पता लगा कि यूरियस जो है, ये एंजाइम जो है प्रोटीन से बना है। तो जेम्स समनर ने एक हाइपोथेसिस दे दिया। जेम्स समनर ने कहा कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम है, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। ये किसने कहा था? जेम्स समनर ने 1926 में। क्या कहा था? ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। और किसको देख के कहा था? यूरियस को देख के कहा था। क्लियर है? पर 1926 की बात है, अब कौन ही इतना ध्यान देगा। फिर साइंटिस्ट आए 1930 में, और उन साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या यार, जेम्स समनर सही भी तो कह सकता है। जो जेम्स समनर ने 1926 में कहा था कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, तो 1930 में कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने सोचा कि चलो जेम्स समनर को चेक करें। तो 1930 में जो साइंटिस्ट आए थे, ये इतने सारे साइंटिस्ट यहाँ पर खड़े हैं, ये सारे आए और इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि जेम्स समनर के हाइपोथेसिस को चेक करते हैं। जेम्स समनर ने क्या कहा था? ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। तो 1930 में कुछ साइंटिस्ट ने चेक किया और 1930 में उन साइंटिस्ट ने डाइजेस्टिव एंजाइम के ऊपर चेक किया। डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, पैप्सिन, आपने पढ़ा होगा ना ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, ट्रिप्सिन, पैप्सिन। तो इन्होंने पाया कि ट्रिप्सिन में भी प्रोटीन है, पैप्सिन में भी प्रोटीन है। तो इन्होंने बोला कि बिल्कुल सही कह गया था जेम्स समनर कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। तो देखो 1930 में प्रूफ हुआ, बेचारे का बिल्कुल सही था तो भी। ठीक है सर, ये पूरी कहानी हमें समझ में आ गई कि जेम्स समनर जो साइंटिस्ट था, उन्होंने 1926 में एक एंजाइम को आइसोलेट किया था जिसका नाम है यूरियस, और इन्होंने देखा था ये प्रोटीन से बना है। फिर 1930 में कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम पे सेम एक्सपेरिमेंट किया, उनको आइसोलेट किया, उन्हें क्रिस्टलाइजेशन किया। फिर उन्होंने देखा
कि वो एंजाइम जो डाइजेस्टिव एंजाइम थे ट्रिप्सिन पेप्सिन वो भी प्रोटीन के बने हैं। तो 1926 में जेम्स समनर ने जो कहा था ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, वो बिल्कुल सही हो गया था। अब बात करें एंजाइम होते क्या हैं। चलिए ये तो हमें पता लग गया कि एंजाइम आइसोलेट होते हैं, एंजाइम प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, पर एंजाइम होते क्या हैं, करते क्या हैं। देखिए ध्यान से सुनना। एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, ROR को बढ़ा देते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, जैसे मान लो ए जो है बी में बदल रहा है और काफी धीरे धीरे बदल रहा है, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पर एंजाइम डाल दिया तो ये ए जो है फटाफट फटाफट बी में बदल जाएगा। मतलब यहाँ पर रिएक्शन की रेट बढ़ गई, पहले ये धीरे धीरे हो रही थी, एंजाइम की मदद से अभी रिएक्शन तेज तेज हो गई। तो एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। क्लियर है। और एक बात और ध्यान रखना, जो एंजाइम होता है वो एंजाइम हमें काफी कम क्वांटिटी में चाहिए होता है। जैसे अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है ए कन्वर्टेड इनटू बी, तो हमें एंजाइम जो है काफी कम क्वांटिटी में इस रिएक्शन में चाहिए। और काफी कम क्वांटिटी को हम बोलते हैं माइन्यूट क्वांटिटी, MINUTE। तो एंजाइम हमें माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए। तो एंजाइम आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है और एंजाइम जो है माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए होता है, ठीक है। हर रिएक्शन के लिए अपना स्पेसिफिक एंजाइम होता है। जैसे अगर ए बी में बदल रहा हो, सी डी में बदल रहा हो, ई एफ में बदल रहा हो, तो यहाँ पे हर रिएक्शन में एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। यहाँ पे कोई और एंजाइम होगा, यहाँ पे कोई और एंजाइम होगा, ठीक है, और यहाँ पर कोई और एंजाइम होगा, यहाँ पर कोई और एंजाइम होगा। तो इस तरह से अलग अलग एंजाइम हमें रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। एंजाइम जो है हाईली स्पेसिफिक होते हैं रिएक्शन में। हर रिएक्शन में हर एंजाइम नहीं डाल सकते हैं, जिस रिएक्शन में जो एंजाइम है वही डलता है। और जब मैंने आपको ऊपर यूनिट 3 पढ़ाई थी सिलेबस में, तो यूनिट 3 में मैंने आपको बताया था अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर एक भी एंजाइम कम ज्यादा हो जाता है तो आपकी बॉडी में कितनी तरह की बीमारी हो सकती है। और जब मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल ये सब पढ़ाई थी, तो हर स्टेप में एंजाइम था। तो एंजाइम आर नेसेसरी, ओके। और एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो ये कहानी कैसी लगी आपको, यहाँ पर देखिए सारा सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहला पॉइंट, एंजाइम रिक्वायर्ड वेरी माइन्यूट क्वांटिटी। एंजाइम जो होता है हमें काफी माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए होता है। फर्स्ट टाइम 1926 जेम्स समनर ने आइसोलेट किया था यूरियस। उन्होंने बोला था जितने भी एंजाइम वो प्रोटीन है। इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया था 1930 में। कुछ साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम को निकाल के देखा था और उन्होंने सेम पाया था। ये पूरी कहानी मैंने आपको सुना दी। फिर मैंने आपको बोला कि एंजाइम जो है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। आप लिख सकते हैं एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। एंजाइम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता। ध्यान रखना, रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से एंजाइम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता, उसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं आने देता। जो एंजाइम होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ता। ये रेट ऑफ रिएक्शन जरूर बढ़ाता है, पर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बिल्कुल नहीं छेड़ता, उसको अल्टर नहीं करता, उसको चेंज नहीं करता। क्लियर है। अब देखिए प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको दे रखी है एंजाइम्स की। जैसा कि मैंने आपको कहा, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। हर रिएक्शन के लिए अपना एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है। और सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, पर आरएनए को छोड़ के। ये जो आरएनए का ग्रुप है, कैटालिटिक ग्रुप ऑफ आरएनए, ये प्रोटीन नहीं होता। देखिए ऑल एंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्ट ग्रुप ऑफ कैटालिटिक आरएनए। चलिए एंजाइम का मोलिकुलर वेट अगर मैं देखूं तो है 12,000 to 1 मिलियन। जो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वो प्रोटीन की वजह से होती है। हमने देखा कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, हमने बोला ना कि एंजाइम के अंदर क्या है, प्रोटीन। और प्रोटीन की स्ट्रक्चर में अगर मैं देखूं तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। सबसे पहले मैंने बोला ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। फिर मैंने बोला कि प्रोटीन को खोल के देखो तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है एंजाइम की वो प्रोटीन की वजह से होती है। प्रोटीन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। और अगर इनमें से किसी में भी डैमेज आ जाए तो उसे हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। अगर कोई भी चेन डिस्टर्ब हो जाए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, तो हम उसे बोलते हैं डीनेचुरेशन हो गया, प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो गया। और अगर प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो गया मतलब एंजाइम का डीनेचुरेशन हो गया। क्लियर है। मोस्ट ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड ओनली अमीनो एसिड रेजिड्यू टू शो देयर इफेक्ट। कुछ एंजाइम को क्या होता है, अमीनो एसिड के रेजिड्यू चाहिए होते हैं अपना इफेक्ट देने के लिए।
और कुछ एंजाइम को कोफैक्टर की नीड होती है। तो कुछ एंजाइम को तो कोफैक्टर चाहिए, सम एंजाइम्स कोफैक्टर इज नीडेड, एंड मोस्ट ऑफ द एंजाइम उनको क्या चाहिए, अमीनो एसिड के रेजिड्यू। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम को तो अमीनो एसिड के रेजिड्यू, और जो बचे हुए एंजाइम है उनको कोफैक्टर की नीड होती है। अब देखिए एंजाइम में भी एक्टिव पार्ट होता है। एंजाइम का जो एक्टिव पार्ट होता है, कैटालिटिकली एक्टिव पार्ट, उसे हम कहते हैं होलो एंजाइम। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होलो एंजाइम इज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। और जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है ना, वो रेगुलेट हो जाती है कुछ प्रोसेसेस से। जैसा कि हमें पता है कि एंजाइम जो है प्रोटीन का बना है, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। और अगर प्रोटीन में फॉस्फोराइलेशन हो गया तो ये तो एक तरह से चेंजेस आ गया। तो प्रोटीन में फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से ये क्या करता है, अल्टर कर देता है प्रोटीन की स्ट्रक्चर को। क्या बोल रहा हूं मैं, हमने बोला था कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, हमने बोला ना कि जितने भी एंजाइम है वो प्रोटीन है। अब प्रोटीन में अगर मैं फॉस्फोराइलेशन कर दूं तो फॉस्फोराइलेशन की वजह से चेंज आ जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना होता है फॉस्फोराइलेशन का मतलब। तो एंजाइम एक्टिविटी रेगुलेटेड बाय सम प्रोसेसेस, जैसे फॉस्फोराइलेशन। दिस प्रोसेस अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फाउंड इन द एंजाइम। प्रोटीन की स्ट्रक्चर में चेंज ला देगा कौन, फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से लिखेंगे एग्जाम में। चलिए अब देखेंगे नॉमेनक्लेचर एंड आईयूबी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो देखिए अभी तक का जो पोर्शन था एंजाइम का वो तो कहानी टाइप था, आप इजीली याद कर सकते थे। एंजाइम की प्रॉपर्टीज है वो भी याद हो जाएगी। अब ये नॉमेनक्लेचर आईयूबी क्लासिफिकेशन को मैं तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाओ। सबसे पहले तो हमें पता है एंजाइम के पीछे क्या लगता है, ASE लगता है। जैसे प्रोटीएस, माल्टेस, ठीक है, लाइपेस। तो इन सब में क्या आ रहा है, लाइपेस ASE आ रहा, प्रोटीएस PROTEASE आ रहा है, ठीक है, माल्टेस MALTASE आ रहा है। तो ज्यादातर एंजाइम के पीछे जो है ASE लगता है। जैसे यूरिएस, DNA पॉलीमरेज, ठीक है, कुछ में नहीं भी लगता जैसे पेप्सिन, लाइसोजाइम। तो ज्यादातर एंजाइम के पीछे ASE लगता है, मैंने आपको एग्जांपल बोल बोल के बता दिए। अब यूरिया हाइड्रोलाइसिस के लिए यूरियस जरूरी है, ठीक है, DNA पॉलीमराइजेशन के लिए DNA पॉलीमरेज जरूरी है। तो हर प्रोसेस के लिए उसके स्पेसिफिक एंजाइम का होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैंने लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया सेल को अगर किल करना है तो लाइसोजाइम, जो कि हमारे सलाइवा में भी होता है, हमारे खाने में जो बैक्टीरिया होता है उनको किल कर देता है। डाइजेस्टिव एंजाइम होता है पेप्सिन। तो अब क्या होता है कि कुछ एंजाइम के मल्टीपल नेम होते हैं। जैसे कोई एक एंजाइम है पर इसके अब 3 तरह से नाम है, बड़ा है, छोटा है, एक ही जैसे 3 तरह के नाम है, ठीक है। और कुछ एंजाइम जो 2 डिफरेंट एंजाइम है फिर भी उनके नाम सेम है। अब ए और बी ये दोनों अलग अलग एंजाइम है, फिर भी इनको हमें कॉमन एक ही नाम से जानते हैं। तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई, क्योंकि सम एंजाइम हैव मल्टीपल नेम, कुछ एंजाइम के मल्टीपल नेम होते हैं, ठीक है। और कुछ एंजाइम जो होते हैं 2 अलग अलग होने पर भी सेम नेम हो जाते हैं। जैसे एक क्लास में 2 शुभम है, ठीक है, तो अब शुभम बोलेंगे तो दोनों खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2 डिफरेंट एंजाइम है, वो दोनों शुभम अलग अलग है पर वो एक ही नाम से जाने जाते हैं। तो फिर हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये वाला कौन सा एंजाइम है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए यहाँ पर हमें नॉमेनक्लेचर करना पड़ रहा है। टू अवॉइड सच अनसर्टेनिटीज एंजाइम आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज। वो कौन से रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं उसके बेसिस पे हमें एंजाइम को क्लासिफाई करना है। ठीक है सर, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि 2 एंजाइम के जो है सेम नेम भी हो सकते हैं और कुछ एंजाइम के मल्टीपल नेम भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटीज आती है। और इन अनसर्टेनिटीज को दूर करने के लिए एंजाइम को क्लासिफाई करना जरूरी होता है। हम एंजाइम को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज अकॉर्डिंग टू आईयूबी क्लासिफिकेशन। आईयूबी का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। So according to IUB classification, International Union of Biochemistry classification, enzyme are categorized into 6 major classes. या फिर आप बोल लो enzyme are classified into 6 major classes, each with subclasses. Okay. और किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज्ड। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज्ड। तो एंजाइम आर क्लासिफाइड इनटू 6 मेजर सब क्लासेस। अब आपको याद रखना है जो भी मैं आपको याद करा रहा हूं। देखिए ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है,
एंजाइम को क्लासिफाई करना है, 6 मेजर क्लास है और फिर उनकी सब क्लास है। तो यहाँ पर मेजर क्लास और सब क्लास हम देख रहे हैं, तो आपको नाम नाम याद रखने हैं। ऑक्सीडोडिरेक्टेज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेरे साथ बोलो, ऑक्सीडोडिरेक्टेज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफरेज ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, ट्रांसफरेज ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, नाम से पता लग रहा ट्रांसफरेज मतलब कुछ ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पर ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन होती है। हाइड्रोलेज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, ओके, हाइड्रोलेज में क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगी। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया। ऑक्सीडो रिडक्टेज का मतलब हो गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफरेज का मतलब हो गया ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, हाइड्रोलेज का मतलब हो गया हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, लाइजेज का मतलब हो गया एडिशन ऑफ ग्रुप टू डबल बॉन्ड। ध्यान से सुनते जाओ और रिपीट भी करते जाओ। बोलो, ऑक्सीडो रिडक्टेज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफरेज ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, हाइड्रोलेज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो देखो, हाइड्रोलेज हाइड्रोलाइसिस एक जैसा है, ट्रांसफरेज ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज और रिडक्टेज मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लाइजेज, अब लाइजेज में क्या करना है, एडिशन ऑफ ग्रुप टू डबल बॉन्ड, ग्रुप को ऐड करना है डबल बॉन्ड पे। चलिए, आइसोमरेज ट्रांसफर ऑफ ग्रुप विद इन द मोलिक्यूल टू इल्ड आइसोमरिक फॉर्म। हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्रुप को ट्रांसफर करना है और उसी मॉलिक्यूल में करना है ताकि हमें आइसोमरिक फॉर्म मिले। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर आइसोमर है ना, स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना, तो आइसोमरेज नाम से पता लग रहा कि हमें सेम में ट्रांसफर करना है ताकि जो हमें आइसोमर मिले। तो ट्रांसफर ऑफ ग्रुप विद इन अ मॉलिक्यूल, तो ये तो नाम से पता हो गया आइसोमरेज। ओके, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप विद इन अ मॉलिक्यूल ताकि हमें आइसोमर स्ट्रक्चर मिले। चलिए, लाइगेजेस, लाइगेजेस का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन, कार्बन सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे सब जुड़ ही रहा है, बॉन्ड बन रहा है। तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, ऑक्सीडो रिडक्टेज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफरेज ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, और लाइजेस, लाइजेस में क्या करना है, एडिशन ऑफ ग्रुप टू डबल बॉन्ड, ग्रुप को ऐड करना है डबल बॉन्ड पे। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफरेज ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, लाइजेस डबल बॉन्ड में ग्रुप को ऐड करना है। ठीक है, आइसोमरेज ट्रांसफर करना है सेम मॉलिक्यूल में ताकि आइसोमर बने, लाइगेजेस जोड़ना है कार्बन कार्बन, कार्बन सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन, इस तरह से। चलिए, तो ये थे आपकी सब क्लासेस। मेरे को पता है कि थोड़ा अजीब है रटना, पर ठीक है, मैंने रटा दिया होगा आपको, आई होप। चलिए, अब देखते हैं अपन एंजाइम को कंटिन्यू करते हैं। ये एंजाइम मैंने आपको बना रखा है यहाँ पर, और नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ, वेट ए मिनट। ये है आपका एंजाइम, और एंजाइम में क्या होती है, एक्टिव साइट होती है। ये एक्टिव साइट का मतलब होता है कि यहाँ पर सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा। ठीक है, तो एक्टिव साइट पे क्या जुड़ता है, सबस्ट्रेट आके जुड़ता है, फिर ये एंजाइम जो है अपनी एक्टिविटी शो करता है। तो एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होती है और उस एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके जुड़ता है। तो ये एंजाइम है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट और ये सबस्ट्रेट है। चलिए, each enzyme is given in a systemic name, specific 4-part classification number। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल मैंने आपको बता रखा है EC1111 और सबके बीच में डॉट है, ये आपको याद करना है सब कुछ। ठीक है, EC1111। अब यहाँ पर एक 1 का मतलब है ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरे 1 का मतलब है अल्कोहल। चलो, ये तो तुम्हें याद हो जाएगा, ये तो तुम्हारा फेवरेट है। तीसरा है NAD+ और चौथा है डिहाइड्रोजिनेस। तो मेरे साथ बोलिए, देखिए, ऑक्सीडो रिडक्टेज हमने देखा था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखा था ऑक्सीडो रिडक्टेज, एक सेकेंड, ऑक्सीडो रिडक्टेज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला था। चलिए, तो एक तो हो गया ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब ये जो बचा हुआ 1 है, ये तो हमें याद हो गया अल्कोहल। ठीक है, और ये है NAD, और D से उठाइए वापस डिहाइड्रोजिनेस, तो ऐसे याद कर लीजिए EC, और पहला 1 हो गया ऑक्सीडो रिडक्टेज क्योंकि वहां पर पहला ऑक्सीडो रिडक्टेज था, फिर हो गया ये अल्कोहल, फिर हो गया NAD, और D वापस उठा के डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सब क्लासेस दे रखी है और उनके नाम दे रखे हैं। जैसे EC1 में आता है ऑक्सीडो रिडक्टेज, EC1.1 में आता है एक्टिंग ऑन CH-OH ग्रुप ऑफ डोनर्स, EC1.2 एक्टिंग ऑन एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ डोनर।
तो यहाँ पर ये सब याद रखना है। EC1 में आएगा ऑक्सीडो रिडक्टेज, मेरे साथ बोलिए। EC1 में आएगा ऑक्सीडो रिडक्टेज, EC 1.1 में आएगा एक्टिंग ऑन CHOH ग्रुप, EC 1.2 में आएगा एक्टिंग ऑन एल्डिहाइड। देखिए सब पे ये एक्ट ही कर रहा है, बस आपको याद रखना है सबसे पहले CHOH, फिर एल्डिहाइड, फिर CH फिर CHNH2, इस तरह से। तो सबसे पहले तो ये याद रखो ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये तो हो जाएगा। फिर देखो कार्बन के साथ एल्कोहलिक ग्रुप है, मतलब कार्बन को मस्त दारू वारू पिलाओ थोड़ा, ठीक है, पैक वैक लगाओ इसके, तो ये हो गया EC 1.1। उसके बाद 1.2 कैसे याद रखोगे? एल्डिहाइड, क्या बोलोगे? एल्डिहाइड। तो सबसे पहले ऑक्सीडो रिडक्टेज, फिर कार्बन को दारू पिलानी है मस्त, फिर एल्डिहाइड, फिर यहाँ पर अब कार्बन को आपने जैसे ही दारू पिलाई तो आपको कार्बन 2 दिखेंगे, ठीक है, होता है ना, पीने के बाद 2 दिख रहे हैं, तो ये 2 दिख गए। फिर कार्बन के साथ अमोनिया, अमोनिया में एक हाइड्रोजन कम कर दो NH, और N से ही वापस NADPH, इस तरह से ले लो। चलिए याद करते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज CHOH, कार्बन को दारू पिलाई, फिर एल्डिहाइड आया, अब दारू पिलाने के बाद कार्बन 2 दिखेंगे, ये 2 दिख गए। फिर NH2 जोड़ा, फिर NH2 के बाद सिर्फ NH जोड़ा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आप, ये सब क्लासेस है और ये नाम दे रखे हैं, और ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है इसका मतलब है एक्टिंग ऑन, ये ग्रुप आ गया, ग्रुप ऑफ डोनर, ये लाइन सेम है सब में, एक्टिंग ऑन, ये सारी एक्टिंग ऑन, और ये ग्रुप ऑफ डोनर। तो आप बीच का याद कर लीजिए, बाकी तो सब सेम है। ऑक्सीडो रिडक्टेज, एल्कोहल पिलाया, एल्डिहाइड, एल्कोहल पिलाने के बाद 2 कार्बन दिख रहे हैं, ये 2 कार्बन, एक बार NH2 से जोड़ा, फिर एक बार NH से, ये NH2, फिर NH, एक हाइड्रोजन कम कर दिया, फिर इसी N को उठाया, अब लगा दिया NADPH, ओके। फिर आएगा नाइट्रोजन सल्फर हीम, NSH D, नशेड़ी, ऐसे याद रख लो, NSHD। यहाँ पर आप देखिए लिखा भी हुआ है नाइट्रोजन सल्फर हीम और डाइफिनोल, ओके। तो अब फाइनल टच दे देते हैं इसको। EC1 में है ऑक्सीडो रिडक्टेज, फिर कार्बन को अल्कोहल पिला दिया, फिर एल्डिहाइड, अब जैसे ही कार्बन को अल्कोहल पिलाया कार्बन हमें 2 दिखने लगे। अब यहाँ पर क्या करना है, एक बार NH2, और NH2 के बाद एक हाइड्रोजन हटा के NH, फिर उसी N को उठा के NADPH, ठीक है। फिर हमें याद रखना है नशेड़ी, NSHD, N का मतलब नाइट्रोजन सल्फर, और H का मतलब हीम ग्रुप, और D का मतलब हो गया डाइफिनोल, ओके। तो ये आपको इस तरह से याद हो जाएगा सब क्लासेस और उसके नेम। ये था आज का आपका लेक्चर, जिसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर देखा IUB क्लासिफिकेशन के बेस पे। IUB क्लासिफिकेशन होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, और जहां पर हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन दे कैटेलाइज, ओके। फिर हमने 6 मेजर क्लासेस देखी, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज, लाइगेज, ठीक है। उससे पहले एक कहानी सुनी थी और प्रॉपर्टीज देखी थी एंजाइम की। ये सारे नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप से मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, हाउ टू ज्वाइन सुपर सब्सक्रिप्शन, आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम से मस्ट ज्वाइन हो जाना, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको सारी अपडेट्स मिलती है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने अपनी पूरा कोशिश करी है कि आपको सारा लेक्चर में ही याद करा दूं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।